आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो पूर्व चेयरमैन साहब कापरेन नगर पालिका मुकेश जी मीणा के साथ है, जो कि एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। उनकी जिंदगी की पॉलिटिक्स और उनकी जिंदगी के बारे में आज हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, जिनके आंसर वो स्वयं देंगे। तो आइए मिलते हैं। आज हमारे साथ है मुकेश जी चेयरमैन साहब, जो पूर्व चेयरमैन थे नगर पालिका कापरेन से। आज वो हमारे साथ उनकी मन की बात और उनके जो चेयरमैन बनने तक का जो सफर है वो आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी भाई साहब आपका। नमस्कार साहब। जय श्री नरसिंह। जय श्री नरसिंह। नरसिंह भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। लोगों का ऐसा मानना है कि नरसिंह भगवान की कृपा से ही आप चेयरमैन बन गए हैं। आप डेली बेसिस पे नरसिंह भगवान के मंदिर पे जाना, ये सब कारण लोगों का ये कहना है कि नरसिंह भगवान के मंदिर पर जा जाकर ही आप चेयरमैन बन गए। इसके पीछे कहाँ तक की सच्चाई है? हमारे शहर का नाम नरसिंह नगरी के नाम से जाना जाता है। जी भाई साहब। और वो हमारे आराध्य देव है। पूरा कापरेन उनके सामने श्रद्धा से नतमस्तक होता है। जी। और जाने आने का रहा सवाल, तो मैं शुरू से भगवान नरसिंह के मंदिर में जाते हैं। ये मेरे आस्था का केंद्र है वो। और भगवान नरसिंह के प्रति मेरी आस्था शुरू से रही है। और जहाँ तक रही आपके सवाल का जवाब, जी भाई साहब, तो अगर भगवान नरसिंह के मंदिर में जाने से कोई चेयरमैन बनता है तो मैं तो कहूँगा सबको जाना चाहिए। सबको जाना चाहिए, सही बात। आप एक आम आदमी थे जो साड़ी की दुकान शायद आप लगाते थे पहले। जी जी। साड़ी की दुकान से आपका एक पार्षद बनना भी बहुत मुश्किल था। तो पार्षद का टिकट मिलने से पार्षद बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? व्यापार तो कुछ नहीं होता है। पहले पापा उस व्यापार को चलाते थे, उसके बाद मैंने उसको व्यापार को संभाला। जी। और टिकट में मेरे वार्ड में जब एसटी की सीट आई तो यहाँ से तत्कालीन विधायक और कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे बाबूलाल जी वर्मा। जी भाई साहब। तो हम पार्टी के शुरू से कार्यकर्ता थे ही सही। उन्होंने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए, और मैंने भी मानसिकता बना के चुनाव लड़े। और गांव की जनता ने और वार्ड की वासियों ने मेरा साथ दिया और हम पार्षद बने। और साड़ी की दुकान, चाय की दुकान, पान की दुकान, ये परिवार की आजीविका चलाने के लिए होती है। जी भाई साहब। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जहाँ एक चाय बेचने वाला जो ट्रेनों में चाय बेचते थे, जी भाई साहब, वो आज देश का सुप्रीमो बन के बैठे हैं और विश्व के सबसे पावरफुल नेता की गिनती में उनका नाम आता है। जी भाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही बदौलत है जो विश्व में आज भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुत्व का या फिर देश का नाम रोशन वहाँ हो रहा है। जी भाई साहब। तो वंशवाद की परंपरा हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जी भाई साहब। तो पार्षद बनने तक का सफर तो आपका इजी रहा होगा, बट पार्षद बनने के बाद चेयरमैन का सिंबल आना, और आपके जो विपक्ष में थे विनोद जी मीणा जी, वो भी एक पावरफुल लीडर थे। तो उनसे और आपका चेयरमैन बनने तक का जो सफर था उसमें बहुत सारी समस्याओं का आपने सामना किया होगा। तो उन चुनाव में समस्या तो शुरू से रहती है। जी भाई साहब। जहाँ से आप आवेदन करते हैं वहां से समस्या का दौर शुरू होता है। जी भाई साहब। उन समस्याओं से लड़ते हुए, जूझते हुए जब इंसान आगे बढ़ता है तो कई सारी समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है, ये सब फेस करनी पड़ती है अपने को। जी भाई साहब। बस इसमें यही होता है कि अपन सही नियति से और सही नीति से अपनी सही कार्य योजना में, सही दिशा और दशा में चलते रहेंगे तो ईश्वर आपकी जरूर मदद करेगा। और मेरे साथ भी यही हुआ। पार्षद बनने के बाद जब निर्णय हुआ कि चेयरमैन किसको बनाया जाए, तो पार्टी की आला कमान, जो आला अधिकारी जो बैठे थे वहाँ पे, सीनियर टीम बैठी थी, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। और जब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा तो मेरे मन में कहीं भी ख्याल नहीं आया था कि मैं पार्षद के बाद मुझे चेयरमैन की सीट पर बैठना है। ये ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया था। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं इस लायक बना। और मैं जब चुनाव लड़ा तो हमारे 9 मतलब बराबर वोट थे, कांग्रेस के, बीजेपी के, और एक पार्षद हमारी निर्दलीय पार्षद बनी जी। रेशो हमारा बराबर था। और कांग्रेस की एक अंतरकलह ऐसी चली कि कांग्रेस के ही प्रत्याशियों ने कांग्रेस के 2 पार्षदों को उठा के कहीं गायब कर दिया। और अनचाहा लाभ मुझे उनकी विवाद से अनचाहा लाभ भारतीय जनता पार्टी की मिला। और मैं इस गाँव का चेयरमैन बनने का मुझे मौका मिला। जी भाई साहब। आपका चेयरमैन बनने के बाद जनता तो आपसे बहुत खुश थी। जनता पर तो आपने जादू किया हुआ था, पर आप ही के खेमे के कुछ व्यक्ति और कुछ पार्षद आपसे नाराज थे। इसके पीछे क्या कारण थे?
जनता पर मैं कहूँगा कि जनता पर जादू नहीं था वो। जी भाई साहब। जो जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास पर खरा उतरेगा और जनता की मंशा के अनुरूप वो आगे बढ़ेगा तो जनता उसका साथ देगी। जी भाई साहब। और अभी तक का इतिहास गवाह है कि जनप्रतिनिधि से या तो जनता खुश रहेगी या पॉलिटिशियन खुश रहेंगे। जी भाई साहब। अगर जहाँ पे पॉलिटिशियन आपसे खुश है तो समझ लो जनता में नाराजगी है, और जनता खुश है तो कहीं ना कहीं जाके आपसे राजनीति से जुड़े लोग आपसे नाखुश रहेंगे। नाखुश रहेंगे। और मुझे मेरे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मेरे से नाराज है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये, बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें चलती रहती पर ऐसी नाराजगी वाली थी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे से कोई नाराज है। पूरी परिवार ने मेरा साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार ने मेरे 5 साल साथ दिया। जी भाई साहब। आप बोल रहे हैं कि नाराज नहीं थे, अगर वो नाराज नहीं थे तो फिर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना और लोगों ने शायद आपके जो विरोध में थे, विरोधाभास जिन्होंने किया, उन्होंने शायद हमारे जो गंगा माँ है, गंगा जल, उनकी कसम लेके आपको हटाने का उन्होंने सौगंध ली। जी। उसके बाद भी वो अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए। आपने उन समस्याओं को कैसे सामना किया कि आप फिर से वापस चेयरमैन बने अविश्वास आने के बाद भी? राजनीति में कभी भी धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। जी भाई साहब। गंगा माँ हो, कुरान हो या बाइबल हो, जो भी हमारे धर्म की आस्था के जो केंद्र जो जिनको हम मानते हैं, जिन ग्रंथों को मानते हैं, जी भाई साहब, उन ग्रंथों को या अपने धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर उन्होंने गंगा जल की कसम खाई तो गलत खाई, राजनीति में ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात मेरे अविश्वास की, तो जो लोग निजी हितों के लिए राजनीति में उतरते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जो राजनीति में उतरते हैं, और जब उनके व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती तो वो लोग विचलित होकर जरूर कोई गलत काम उठाएंगे। जी भाई साहब। वही मेरे साथ हुआ और कुछ राजनीतिक शिकार भी मुझे बनाया गया, क्योंकि मैं मेरे कापरेन के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरी नगर पालिका के लिए जो मैं एक दृढ़ निश्चय से एक संकल्प लेके जो आगे बढ़ रहा था, जिसमें कई सारे अवरोध मुझे बीच में आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जाके मुझे राजनीति का शिकार भी होना पड़ा। पर व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हर आदमी की नहीं कर सकता। वो भगवान श्री राम भी नहीं कर पाए थे। जी भाई साहब। तो मैं तो कहूंगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति के पहलू होते हैं, पक्ष विपक्ष, हार जीत, ये सब राजनीति के पहलू होते हैं। सामान्य बातें चलता रहता है। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद जब आप वापस चेयरमैन बने, उसके बाद कुछ नागरिकों के द्वारा आपके गाड़ी के शीशे तोड़े गए, आपसी मारपीट की उन्होंने कोशिश की। इसके पीछे क्या उनका राजनीतिक स्वार्थ था या व्यक्तिगत स्वार्थ उनका था? नहीं, ऐसा नहीं है। वो वर्ष 2018 की बात थी। जी भाई साहब। हमारे कापरेन में एक मेला होता है, आयोजित है, वीर तेजाजी महोत्सव। उसमें कोई रंगारंग प्रोग्राम था। तो उस रंगारंग प्रोग्राम में कुछ उपद्रवी जो नशे पत्ते करके उसमें प्रोग्राम में आए थे जी, तो उपद्रव मचा रहे थे। तो प्रशासन की मदद से मैंने उनको बाहर निकाला और कहीं ना कहीं जाके उस हालत में उन लोगों को शायद उनका ईगो हर्ट हुआ। तो जाते टाइम मेरी गाड़ी रास्ते में खड़ी हुई थी, तो जाते टाइम पत्थर तो फेंक गई है। इसमें कोई राजनीतिक इसमें कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई राजनीतिक इसमें कोई बात है। बस वो उपद्रवी लोग थे, असामाजिक तत्व थे जो हर समाज में व्याप्त रहते हैं। उनको कहने के जाके जब मैंने उनको बाहर निकाला, प्रशासन की मदद लेते उनको मेले से बाहर निकाला, जाहिर सी बात है जाते टाइम मेरी गाड़ी दिख गई तो पत्थर तो फेंक गए। उसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है उसमें। जी भाई साहब। आपके समय स्वच्छ भारत मिशन में आपने प्रदेश में कापरेन जो हमारा नगर है उसको प्रथम स्थान आपने दिलाया जी। फर्स्ट रैंक पे कापरेन नगर पालिका था स्वच्छ भारत मिशन में। पर आज के समय का जो कार्यकाल है उसमें कचरा सड़कों पर आम हो गया है। जब हम आज सड़क पे निकलते हैं तो कचरा आम बात हो गया है। तो आपके समय आपने कापरेन को नंबर 1 बना के रखा सफाई व्यवस्था में। तो आपने कैसे लोगों को और सफाई कर्मचारियों के बीच समन्वय बनाया? प्रदेश में नंबर 1 स्थान मेरे कार्यकाल में नगर पालिका कापरेन का आया था जी। इसमें सबसे पहले तो नगर कापरेन की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी भाई साहब कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में अपनी अहम भूमिका निभा के और अपने गांव को, अपने कापरेन को, अपनी नगर पालिका को प्रदेश की नंबर 1 नगर पालिका बनाने में अपना सहयोग किया जी भाई साहब। और
उसके बाद सफाई कर्मचारी की रही बात, तो उस टाइम पर सफाई कर्मचारी मेरे ख्याल से अभी से मेरे पास आधे थे, उसके बावजूद भी उनसे एक अच्छे पारस्परिक समन्वय से अच्छा हमने कार्य करवाया। उन लोगों ने भी अपनी निष्ठा और कर्तव्य निभाते हुए इस गांव की साफ सफाई में विशेष ध्यान रखा। आम नागरिकों ने इसमें साथ दिया और इस प्रकार हमारा कापरेन नंबर 1 बना। जनता से चुने गए जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच में रह करके ये सब कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर वो सब सफलता के आयाम छूएगी और नई सफलता उनको बिल्कुल हाथ लगेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस गांव मैंने नंबर 1 लाने में, इस कापरेन में जनता का सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ मैं जी भाई। और पुनः मैं जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कापरेन की जनता ने मेरा साथ देते हुए इसको नंबर 1 बनाया। रही अभी के वर्तमान बोर्ड की बात, तो वर्तमान बोर्ड में सफाई व्यवस्था कैसी है वो सब आप लोग देख रहे हैं जी भाई। मेरे ख्याल से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के टेंडर इनके हर सफाई के मामले में होते रहते हैं जी। और सफाई की व्यवस्था देखिए, कर्मचारी पहले से डबल हो गए जी। दुगने कर्मचारी होने के बावजूद कापरेन की देखरेख नहीं कर सके, तो कापरेन का ध्यान रखना चाहिए। सर उनका है, अभी नगर की प्रथम सीट पर वो बैठे हैं, तो उनको इस गांव का ध्यान रखना चाहिए। ये गांव उनका है, धरोहर है उनकी। जी भाई साहब, आपके समय में सफाई कर्मचारियों की एक भी हड़ताल हमने नहीं सुनी कि सफाई कर्मचारियों ने कोई हड़ताल की हो या आपका विरोध किया हो, पर आज के समय सफाई कर्मचारियों का इतना विरोध करना और उनका कंटिन्यू बार बार हड़ताल करना, ये किस बात को दर्शाता है कि अभी के समय और आपके समय में इनमें क्या अंतर था या क्या डिफरेंस है जो आप हमें बताना चाहेंगे? सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि नगर पालिका में बैठे जनप्रतिनिधि को, अध्यक्ष पद पर बैठे जनप्रतिनिधि का पूरा परिवार होता है। जी भाई साहब। सफाई कर्मचारी से लेकर उसका अकाउंटेंट, उसका बाबू, उसका ईओ, एक परिवार होता है जी। और जब जनप्रतिनिधि इस परिवार की भावना से उस परिवार को लेकर चलेगा तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बखूबी अपनी जो क्षमता से भी ज्यादा कार्य करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। इसके लिए जरूरी होगा कि जनप्रतिनिधि उनके बीच में बैठकर उनकी दुख की बात सुने, उनका दुख दर्द बांटे, उनसे उनकी क्या पीड़ा है उस पीड़ा को जाने। और मुझे नहीं लगता कि अभी के कोई जनप्रतिनिधि उनके बीच में बैठ के बात भी करते हैं। जी भाई साहब। तो कहीं न कहीं जाके वो कुंठा, वो रोष तो उनको होता ही है। एक अपने को जनप्रतिनिधि या उनका अधिकारी नहीं मानकर उनके परिवार का सदस्य माने, उनके परिवार का मुखिया माने, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा काम हम उनसे करवा पाएंगे। जी भाई साहब, पिछले निकाय चुनाव में जो हमारे कापरेन नगर पालिका के पिछले निकाय चुनाव थे, उसमें बीजेपी बोर्ड के गठन की जिम्मेदारी आप जैसे पार्टी धुरंधरों की थी। निर्दलीय बीजेपी के पक्ष के होते हुए भी वो आपके साथ नहीं आए और कांग्रेस बोर्ड का गठन हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी आपने ली थी, तो आप इसमें हमें क्या बताना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या कारण थे कि बीजेपी बोर्ड का गठन नगर पालिका में नहीं हो पाया? जिम्मेदारी तो सभी कार्यकर्ताओं की होती है बोर्ड बनाने की जी, परंतु हमारा बहुमत कांग्रेस पार्टी के बहुमत के बराबर आया था। जी भाई साहब। 9 पार्षद हमारे थे और 9 उनके थे। जी। रही निर्दलीय पार्षद की बात, स्वतंत्र पार्षद होते हैं। अब जहां अगर पैसों का सारा खेल चले तो वहां हमें पीछे हटना पड़ा और पैसे से या पैसे की होली खेल के जब जनप्रतिनिधि को कोई कुर्सी मिलेगी जी, तो उसका परिणाम क्या होगा ये आज पूरा गांव देख रहा है। जी, उसका परिणाम पूरा गांव देख रहा है कि जब जनप्रतिनिधि पैसे देके बनेगा तो वो कभी भी गांव के हित में, नगर के हित में, समाज के हित में कोई कार्य नहीं करेगा, वो व्यक्तिगत हितों में लग जाएगा। और हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड का कोई भी सदस्य ऐसे कार्य करे कि हमारी छवि धूमिल हो। हमने निस्वार्थ और बिना किसी इसके फाइनेंशियली पावर के हमने चुनाव लड़ा। जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया हमें जनमत के रूप में, हमने सरल स्वीकार किया। कापरेन की जनता के बीच एक हवा थी, मतलब एक अफवाह फैली हुई थी कि आप जब चेयरमैन बने तो उसके पीछे, आपको चेयरमैन बनाने के पीछे लोकेश जी बागड़ा का हाथ था। ये बात कहाँ तक सही है और इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं? आपके प्रश्न में ही आपने जवाब दे दिया। जी। आपका प्रश्न था कि एक अफवाह फैली हुई है, तो जब आपने उसको अफवाह का नाम दे दिया तो मुझे नहीं लग रहा मुझे कोई सवाल का जवाब देना बाकी रहा। जी भाई साहब। ठीक है। और रही बात मुझे चेयरमैन बनाने की, तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर चुनाव में किसी न किसी जनप्रतिनिधि के साथ काम करता है जी। वही मेरे साथ हुआ। रही चेयरमैन बनाने की बात, तो उस समय पर यहाँ से तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर थे हमारे बाबूलाल जी वर्मा साहब जी।
तो 6 की 6 नगर पालिकाएं बीजेपी की झोली में उन्होंने बना के डाली थी। जी भाई साहब। तो रही बात किसी के बनाने, तो व्यक्ति विशेष से कोई बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है जी। पूरी भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर कार्यकर्ता जब पुरजोर लगाता है तब जाकर के कोई जनप्रतिनिधि या किसी चुनाव में हम सफल हो पाते हैं। जी भाई साहब। पिछले निकाय चुनाव के बाद कि आपके परम मित्र थे लोकेश जी भाई साहब, लोकेश जी वागड़ा, उनके बीच और आपके बीच आपसी मतभेदों का कारण जनता बोलती कि पैसों का लेन देन। ये बात कहाँ तक सही है और इस बात को आप कैसे जनता को बताएंगे कि इनके बीच पैसों का लेन देन कोई आपसी मतभेद का कारण नहीं था? पैसों का लेन देन कैसे होगा हमारे बीच? और किसने बोल दिया हमारा मनमुटाव है या मतभेद है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं और परिवार के मुखिया है वो जी। और परिवार के मुखिया का दायित्व निभा रहे हैं और जहाँ जहाँ उनको हमारी आवश्यकता होती है हम जाते हैं, साथ बैठते हैं, उठते हैं। मुझे नहीं लग रहा ऐसी कोई बात है। अब व्यापार में कहीं व्यस्तता के कारण मिल नहीं पाते, रोज साथ बैठना करना ये नहीं हो पाता, वो अलग बात है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। वो परम सम्माननीय भाई साहब लोकेश जी आज हमारी पार्टी का ताज उनके सर पर है। जी भाई साहब। और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनका रेस्पेक्ट करती है, सम्मान करती है। तो आपको अगर कोई जानकारी ऐसी लगी है तो मुझे लगता है शायद वो आपका भ्रम है। जी देखिए, हम तो जनता के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जो नहीं, वो आपका कहना सही है। हम सब साधारण परिवार से आने वाले लोग हैं और हमारे कोई गलत कार्य भी नहीं है जी। कहीं हमारी माइनिंग नहीं है, कहीं हम अवैध खनन नहीं करते, कोई ऐसे प्लानिंग का कोई काम हम नहीं करते तो भाई हमारे पैसों का कोई लेन देन हो, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य वर्ग से हैं और छोटे मोटे काम धाम जो पुश्तैनी काम होते हैं उनको करके हमारे परिवार की आजीविका चलाते हैं। तो इसमें पैसों के लेन देन की मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी बात है। जो भी है वो अफवाह है और भाई सब लोकेश जी का सम्मान बरकरार है और पार्टी अध्यक्ष हैं और आगे भी करेंगे। जी भाई साहब। अभी के समय का जो कार्यकाल है इसमें नगर पालिका में कानूनी मामले बार बार आते रहते हैं और आपके समय में आपके खिलाफ एक भी कोई भी कानूनी मामला आज तक दर्ज नहीं है। तो आपने इन सबको सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया कि आपके खिलाफ कोई भी कानूनी मामला आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ? मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था कि जब जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहेगा जी, तो ऐसी संभावनाएं बिल्कुल शून्य हो जाएगी कि आपको कहीं कानून व्यवस्था का सहारा लेना पड़े। अगर गांव का जनप्रतिनिधि जिस गांव ने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जनमत देते हुए उसको जिस सीट पे बिठाया, उस सीट पे बिठाने के बाद वो जनता अगर उसके प्रति अविश्वास जताती है या वो जनता के प्रति अविश्वास जताता है तो कहीं ना कहीं जाके मतभेद होता है। जी भाई साहब। हमने पिछले मेले में भी देखा है कि हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पर कुछ 4-5 बॉडीगार्ड के साथ घूमते थे जी। तो मुझे लगा बॉडीगार्ड तो जनता हमारी है, ये जनता हमारी सुरक्षा करेगी। जिस जनता ने वोट देके हमें उस सीट पे बिठाया है तो सबसे बड़ी बॉडीगार्ड तो जनता है हमारी जी। तो इनसे काय का भय? जी भाई साहब। इस जनता के लिए हम किसी बॉडीगार्ड को चयन करके उसको बॉडीगार्ड लगा करके हम जनता के बीच में घूमे तो इसका मतलब हमारी जनता पर विश्वास नहीं करते। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में रहना चाहिए, वो अपना परिवार है जी भाई। और उस परिवार से काहेगा भय जी। उस परिवार के बीच में रहेंगे तो सुरक्षा रक्षा सब जिम्मेदारी वो स्वयं लेगा जी। जी भाई। अब मेरे 1-2 क्वेश्चंस आपके पर्सनल लाइफ को लेकर हैं। जी बताइए। कि चेयरमैन बनने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़े, इसके बारे में आप हमें बताएं कि पर्सनल लाइफ आपकी कैसे चेंज हो गई? पर्सनल लाइफ तो क्या, इलेक्शन के बाद जब जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है तो उनको व्यक्तिगत कार्यों में तो बाधा आती है। घर परिवार की तरफ से थोड़ा सा उनको पीछे हटना पड़ता है जी। व्यक्तिगत लाइफ छोड़नी पड़ती है जी भाई। 24 आवर हमें ये सोचना है, ये मतलब हमारा ये उद्देश्य रहना चाहिए कि हम इस गांव के लिए इस सीट पर बैठने के बाद कितने जिम्मेदार रहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। 60 महीने का कार्यकाल होता है। ये जनता 60 महीने के लिए अपने को चुनकर एक वहां भेजती है तो हम जनता की जिम्मेदारियों पर, उनकी कसौटी पर, उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरे जी। इसके लिए हमें दिन रात एक करना होता है। और रही बात व्यक्तिगत लाइफ की बात तो वो तो बहुत पीछे छोड़नी पड़ेगी जी। कई सारी समस्याएं आती है पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है जी। अगर हम व्यक्तिगत लाइफ में ही उसको ध्यान रखेंगे तो हम जो अपनी सामाजिक लाइफ है और राजनीतिक लाइफ है इससे दूर होना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लग रहा उस कार्यकाल में उस चीज से दूर होना पड़ना अच्छी बात है जी। तो एडजस्टमेंट तो करना हर जगह करना ही पड़ता है जी भाई साहब। आपके समय में विकास की गंगा बही कापरेन में आपने अटल सरोवर का निर्माण करवाया, गौरव पथ बनाया, कापरेन में स्टेडियम का निर्माण करवाया और भी बहुत सारे जो आमूलचूल परिवर्तन आपने करवाए कापरेन में, बहुत सारे परिवर्तन आपने किए, बहुत सारा विकास आपने किया। तो ऐसे कोई मुद्दे थे जो आपके अधूरे रह गए विकास करवाने के,
या ऐसे कुछ मुद्दे जो जिन पर विकास होना भी काकरेन में बाकी है? कई सारे मुद्दे होते हैं साहब। तो एक जनप्रतिनिधि एक कार्यकाल में उनको पूरा नहीं कर सकता जी। और ये एक सपने अपने जनप्रतिनिधि के एक सपने के रूप में वो चीज होती है कि मैं मेरे गांव में, मेरे कापरे में, मेरे शहर में ये विकास करूं, मैं यहाँ करूं जी। जैसे कि अटल सरोवर बनाया जी, अब अटल सरोवर बनाया तो आप आज उसकी दशा देख रहे हैं जी। इनसे क्या विकास होगा? जो विकास हो चुके उनकी अवेयर इन लोगों से नहीं हो पा रही। आज अटल सरोवर में कोई महिलाएं, कोई बच्चियां घूमने में डरती है। वहाँ रात में भी जब घूमने का टाइम होता है तब भी उनके गेट लगे रहते हैं जी। क्या इनसे हम अपेक्षा करेंगे कि ये लोग उस पर खरे उतरेंगे, जनता की भावनाओं पर खरे उतरेंगे? ये आज अटल सरोवर इस गांव की धरोहर है, इस गांव की संपत्ति है जी। पर इसका दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी के बोर्ड में इसका निर्माण हुआ जी। क्या यही इसका दुर्भाग्य है? ये गांव की संपत्ति है, इसको अवेयर के रखना चाहिए जी। और जो मेरे ख्याल से इसमें फाउंटेन, पौधे, इसका जॉगिंग ट्रैक, ये सब जो मेरे उपयोग में लिए हुए मेरे ख्याल से खूब सारा टाइम हो गया। ये लीपापोती की जो राजनीति कर रहे हैं बस इसी में है। अटल सरोवर का बोर्ड की इनसे पुताई नहीं हुई। जब बोर्ड का गठन हुआ तो नगर पालिका का जो मेन बोर्ड है वो कांग्रेस का जो कलर होता है उसमें उन्होंने उनकी पेंटिंग तो करवा दी। अरे तो अटल सरोवर का बोर्ड भी तो पुतवा दो। वहाँ की सारी लाइटें बंद पड़ी है, वो लाइट इनसे चालू नहीं हो रही। हमने स्टेडियम बनाया युवाओं के लिए, उस स्टेडियम का आगे कोई विकास नहीं हो रहा। ये बस लिपापोती की राजनीति करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। अटल सरोवर का नाम शायद इंदिरा गांधी होता तो शायद उसका विकास ज्यादा होता। यही किया उन लोगों ने, अभी तक यही किया उन लोगों ने। वो गांधी जी की मूर्ति वहां रखी हुई है। आनंद पांडे में राहुल गांधी जी की सिंपैथी लेने के चक्कर में गांधी जी की मूर्ति रख दी, जबकि भगवान परशुराम की मूर्ति रखनी थी। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव था परशुराम जी की मूर्ति रखने का। तो ये ब्राह्मण समाज के साथ भी फुटा लगाते, उनके साथ भी छल है। और इन्होंने स्टोर्स है 89 में जब ये नगर पालिका बनी थी तब से और अभी तक जितना स्टोर में काम हुआ वो स्टोर में काम इस कार्यकाल में हो गया, पूरा इक्वल बराबर हो गया। तो इतना स्टोर से काम निकालने कहाँ जरूरत आ रही थी? इतने सालों का जो स्टोर का कार्य था वो पूरा कर दिया। 1 करोड़ रुपए की मूर्तियां स्टोर से निकाली। और आपने अगर मूर्तियां निकाली तो पूरे कापड़ में गांधी नेहरू कर दिए। निकालो, परशुराम जी की मूर्ति रखो आप, उससे ब्राह्मण समाज को तोहफा होगा वो परशुराम जी की मूर्ति का। जैन समाज के लिए भगवान श्री महावीर जी की मूर्ति की स्थापना कर दे। माली समाज के लिए ज्योतिबा फुले की मूर्ति की स्थापना कर दे, होनी चाहिए। तो या तो फिर ऐसे रखें आप। अब आपको केवल वहाँ कहाँ तो गांधी जी की मूर्ति रखते हैं, कहीं इंदिरा जी की मूर्ति रखते हैं। इससे बाहर आइए, वंशवाद से बाहर आइए। कांग्रेस क्या वंशवाद में घिरी रहेगी जी भाई। तो इनको क्या है कि इसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि जनता की मानसिकता क्या है। 6-6 करोड़ रुपए की लाइटों के टेंडर ये लोग निकाल रहे हैं। लाइट का तीसरा पायदान होता है विकास के मामले में जी। रोड, नाली, पटान के बाद फिर लाइट आती है। जब रोड नहीं होगा, पटान नहीं होगा, आप पहले लाइट लगा दोगे, निकलने वाला इतने कीचड़ में वहां से निकलेगा तो लाइट का उपयोग क्या रहा आपका जी भाई साहब। और जनसंख्या के आधार पर मुझे नहीं लग रहा कि 6-6 करोड़ रुपए की लाइट यहाँ लगानी है। लाइटों के टेंडर आप निकाल रहे हो, शर्त ऐसी लगा रहे हो कि राजस्थान में 4 ठेकेदार उस पर केवल एलिजिबल है जिसमें से भाग ले सके। क्या मानसिकता है आपकी? आप अगर टेंडर निकाल रहे हो तो ओपन टेंडर निकालो। अगर ठेकेदार बिलो रेट डालता है, 25% बिलो रेट आती है, तो नगर पालिका में 6 करोड़ के हिसाब से 15 करोड़ रुपए आपके 1.5 करोड़ रुपए आपके नगर पालिका का राजस्व बच रहा है। उस 1.5 करोड़ रुपए में कई वार्डों में काम होगा। तो इसमें आपकी मानसिकता सारे गाँव को दिख रही है। मैंने आपसे पूर्व में बोला था कि जो जनप्रतिनिधि पैसे के खेल पर राजनीतिक सीट लेगा वो पहले स्वयं के विकास पर ध्यान देगा जी भाई। तो ये इन सब चीजों से परे आना चाहिए, बाहर आना चाहिए इंसान को। ये गांव आपका है, 60 महीने का कार्यकाल दिया जनता ने आपको जी। उस कार्यकाल पे खरा उतरे। जनता के अंदर विरोध है, मतलब जनता अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जनता ये भूल गई कि यह नगर पालिका है। वहां जाने से ये उसको जनता को ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मिलना किससे है, कौन सा कार्य किससे कहना है जी भाई साहब। ये आप सही कह रहे हैं। मैं भी एक बार नगर पालिका गया था कुछ काम के लिए, तो वहाँ पे चेयरमैन साहब मुझे 2 दिन तक मिले नहीं। हर कार्य का 2-4 चरण चाटुकार इन्होंने पकड़ रखे जी। बस वो सारे कार्य को करवाते हैं और जिनको हम मतलब आप ये शब्द में उसका क्या उसको नाम दोगे वो आपके हिसाब से आप तय करें। परंतु मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को, अच्छे जनप्रतिनिधि को गांव का मुखिया है, गांव का प्रथम व्यक्ति है। मैं तो कहूंगा, मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साहब ये गांव आपका है, इसकी देखरेख करें और गांव की सुरक्षा से लेकर के गांव की मूलभूत सुविधाओं तक आपका अहम भूमिका है, इसको आप संभालें जी।
आपने 1 करोड़ रुपए की कारपेट में सफाई का टेंडर दिया था जी। मेरे कार्यकाल में सफाई कर्मचारी आधे थे जितने भी है, मेरे कार्यकाल से डबल कर्मचारी है भी, उसके बावजूद इन्होंने 1 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला। आपको लगता है कारपेट में सफाई व्यवस्था है? 1 करोड़ रुपए का टेंडर सफाई का। रोड पे कचरा तो आम बात है। बड़े नाले पूरे साल में कितनी बार साफ होते हैं? मेरे कार्यकाल में 4 बार साफ होते थे। कितनी बार साफ हुए? जबकि टेंडर हमेशा लगता है, हर साल लगता है। कभी साफ होते दिखे आपको? बरसात से पहले बड़ी बड़ी चेन वाली मशीनें बुला लेंगे। कभी मशीन आई है देखने के लिए, दिखाने के लिए सफाई हुई आपकी? तो ये सब मतलब क्या होता है कि वही वाली बात है कि जब जनप्रतिनिधि पैसों की होली खेल के सीट पकड़ेगा ना, जब सीट पे बैठेगा तो वो पूरा दोहन करेगा संपत्ति का। और मैं पुनः यही कहूँगा कि जनता का जनमत जो होता है उस अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। कहीं भी जहाँ अगर पैसे की खरीद फरोख्त हो रही हो तो उससे तो मेरे ख्याल से इस गांव को बचना भी चाहिए, बचाना भी चाहिए। अगर गांव को बचाना है तो बहुत ज़रूरी है। इसमें कई सारी स्थितियाँ पैदा हो जाती है। तो इस बोर्ड के बाद इस गाँव को संभालने में 10 साल लगेंगे जी, संभालने में 10 साल लगेंगे। इस बोर्ड के बाद इस गांव को संभालने में 10 साल लगेंगे। करोड़ रुपए इंस्टॉलमेंट, 4वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, ये सब पंचम वित्त आयोग, जो जितने भी वित्त आयोग यहाँ आते हैं उनकी इंस्टॉलमेंट हमारे कार्यकाल से जस्ट डबल हो गई। इतना पैसा ये आ रहा है। आपको 2.5 साल में दिखा कोई काम यहाँ पे? जी नहीं। ऐसा कोई काम दिखाओ आपको जो इस कारपेट में ऐसा कोई काम दिख गया हो जो कि ये कांग्रेस बोर्ड के टाइम या वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल के टाइम ये काम हुआ हो। और अभी तो वरुण बेवरे जाने से, और शायद हमने सुना है आम जनता को शायद इतनी बात पता नहीं होती है जितनी आप बता रहे हैं। प्रोटोकॉल्स और जो आपके वित्त वाले जो मामले वो आम जनता को पता नहीं होती। जी। पर अभी जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री ने भी शायद कुछ अनुदान दिया है नगर पालिका को विकास के। 8 करोड़ रुपए दिए फैक्ट्री ने। 8 करोड़ रुपए दिए और 30 करोड़ रुपए फैक्ट्री और देने की बात मैंने सुनी है कहीं न कहीं जाके। और इन लोगों ने तो गांव का इतना बड़ा नुकसान किया था कि फैक्ट्री को बिना अनुमति के फैक्ट्री लगने दी। अगर गांव में हमारे शहर में फैक्ट्री आ रही है तो उसका राजस्व तो यहाँ जमा करवाए। अगर राजस्व यहाँ जमा होता वो तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष ने इसके ऊपर हाई कोर्ट में दावा किया, तब वो अधिकारी दबाव में आके मेरे ख्याल से उन अधिकारियों ने कुछ जो उनका शुल्क जमा होता था वो जमा करवाया। ये शुल्क पहले नगर पालिका ने क्यों नहीं लिया, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। ये शुल्क अगर पहले नगर पालिका जब कन्वर्जन होता है किसी जमीन का, लैंड यूज जब चेंज करते हैं तो कन्वर्जन का शुल्क यहाँ जमा होता है। बिना कन्वर्जन के शुल्क जमा किए अनुमति किसने दी इस फैक्ट्री को यहाँ लगने में? अगर वो पैसा आता तो हमारे गांव के विकास में काम आता। और जिस जनप्रतिनिधि की सोच गांव के विकास के लिए नहीं होती वो जनप्रतिनिधि मुझे नहीं लग रहा कि गांव का कोई भला कर पाएगा। गांव का भी भला नहीं होगा और वो खुद भी अपना भला नहीं कर पाएंगे। खुद का भला बराबर चल रहा है, कर्मा तो कहीं ना कहीं निकले नहीं, खुद का भला बराबर चल रहा है। आज यहाँ हमारे गांव में हर चीज़ की रेट फिक्स है। आप कभी कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो उनके चुने कोई कारिंदे हैं मेरे ख्याल से, उनसे संपर्क कर लेना आप। प्रोविजन स्टोर जैसा हो गया। बिल्कुल साहब, यही होता है। मैं हमारे कार्यकाल में किसी गरीब का मकान का काम चलता हुआ रुका नहीं आज तक। आप बता दें मुझे। नहीं बहुत आप बता दें मुझे कि मेरे कार्यकाल में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किसी गांव गरीब का काम रुका हो मकान का। आज जहां आप मकान का काम चालू करेंगे वहां काम रुक जाएगा और 4 दिन बाद वो काम वापस चालू हो जाएगा। क्या कारण है साहब? ऐसा क्या उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, क्या कागजात उन्होंने ऐसा पेश कर दिए जहाँ लैंड यूज चेंज नहीं हो रहा, मकान का काम कब रुकता है? या तो उसकी निर्माण स्वीकृति नहीं हो जी, या फिर वो कृषि भूमि भी बना होगा जी, मतलब मापदंडों में सही नहीं आ रहा होगा। फिर रातों रात ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा होती है तो उनका मापदंड सही हो जाता है। कई सारे भूखंड ऐसे पड़े जो करोड़ों की संपत्ति है कारपेट में। मैं एक भूखंड की दशा बता दूं आपको जो मेरे ख्याल से थाने से पहले है। उस थाने के से पहले जो कोई भूखंड था उसमें हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उस मुकदमे में नगर पालिका केस हार जाती है और उसके बाद नगर पालिका कहीं याचिका दायर नहीं करती है 10 दिन तक, और उस भूखंड में दिन और रात मिला के उसमें उसका निर्माण हो जाता है। ये सब घटनाएं क्यों हो रही है? हमारे कार्यकाल में हमने 100 बीघा जमीन पे बाउंड्री करके दी है, चाहे वो अटल सरोवर हो, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो खेल के कुएं वाली जमीन की बात हो या फिर सब्जी मंडी की बात हो। हमने 100 बीघा जमीन को अपने नगर पालिका के पोजीशन में करके दिया है। इससे किसी से व्यक्तिगत संबंधों का भी बिगाड़ हुआ है तो हमने किया है, हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि ये नगर अपना है, ये नगर की पालिका अपनी है, नगर की संपत्ति अपनी है। और जब जनप्रतिनिधि इस संपत्ति को, इस धरोहर को अपनी समझ के काम नहीं करेगा, मुझे नहीं लग रहा उसको यहाँ ऐसी कोई विचारधारा के हिसाब से कोई काम करना चाहिए। अगर जिम्मेदारी से कोई किसी सीट पे बैठे हैं तो उसका सबसे बड़ा चौकीदार है, उसकी चौकीदारी करनी चाहिए उसको। ये गाँव हित में मैं कहना चाहता हूँ। और आगे जितने भी बोर्ड आए, जो भी चेयरमैन बने,
इस गांव के लिए तो सोचना चाहिए। गांव अपना है, शहर अपना है, इसके लिए सोचें। हम सर उनके लिए तैयार हैं। जहाँ कहीं हमें याद करें, हम उनको बिल्कुल योगदान और सहयोग देने में तैयार हैं। अब आपका एक लास्ट मैसेज जनता को और यहाँ के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता को और युवाओं को आपके मंच के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा, सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, ये गाँव अपना है। जी भाई साहब। चाहे बोर्ड किसका भी हो, ये गांव अपना है। हमारे गांव की देखरेख हम करें। अगर कोई जनप्रतिनिधि इस पर खरा नहीं उतर रहा तो कोई बात नहीं, हम सब एकजुट हैं। हम सब एकजुट होकर इस गांव के लिए काम करेंगे। प्रथम प्रायोरिटी हमारी हमारा गांव होना चाहिए जी। अगर इस गांव के भले के लिए किसी के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। कोई अविलंब सब एकजुट हो जाए और गांव के विकास में, गांव के विकास के लिए जो आदमी अपना सहयोग कर रहा है उसके लिए ऑलमोस्ट मैं तो संपूर्ण जनता को, युवाओं को एक ही बात कहूंगा कि ये गांव के लिए सौभाग्य की बात होगी कि ऐसे युवा, ऐसी जनता यहाँ पर है जिस जनता ने, जिस युवाओं ने इस गांव को पहले भी प्रदेश का सबसे प्रथम नगर पालिका बना दी थी, नंबर 1 नगर पालिका बना दी थी। आज भी ये वही जनता है, वही युवा है। तो आज भी उसी ऊर्जा से और उसी जोश से इस गांव के लिए काम करें। और जो मेरे कार्यकाल में मेरी जनता ने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं पुनः उसको करबद्ध में उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हृदय के अंतर्गत मन से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि शायद ऐसी जनता हर किसी जनप्रतिनिधि को मिले जो उनके इससे सहज भाव से उसके कदम से कदम मिला के उसके कार्यकाल को सफल बनाए। जी भाई साहब। एक और निवेदन है आपसे कि अगर आपको फिर से चेयरमैन बनने का मौका मिले कापरेन में, नगर पालिका में, जी, तो इस पर आपके क्या विचार है? आप फिर से चेयरमैन बनना चाहेंगे या नहीं? ये सब समय की बात होती है जी। मैं अभी ये सोच के नहीं बैठा कि मैं फिर से चेयरमैन बनूंगा। जी, जी, जी। और मैंने जो मेरा कार्यकाल का सही तरीके से जो निर्वहन किया, उसके पीछे भी मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं पुनः चेयरमैन बनूं। और दोबारा बनना नहीं बनना ये समय तय करता है। अगर कभी ऐसा मौका आया तो हो सकता है मैं इसके लिए मैं सहज तैयार रहूं, परंतु वो मेरी कोई ऐसी अभिलाषा और अभी कोई ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उसके लिए बिल्कुल उसी के लिए कार्य करूं या चेयरमैन के लिए मैं उसमें जीवन खपा दूं। अगर कभी ऐसा मौका आया, मेरी जनता ने मुझे दोबारा आशीर्वाद दिया, तो बखूबी मैं इस मैदान में आने के लिए तैयार हूँ। और दोबारा उसी ऊर्जा और उसी जोश के साथ और इसी मनसा के साथ मैं काम करूंगा कि सर्वप्रथम मुझे मेरी जनता प्यारी है और मुझसे मेरी जो जनता बोलेगी मेरा कार्य वही होगा। अगर मेरे विरोधियों में अभी भी कोई ये बात है कि मैं किसी के चरण चाटुकार नहीं बनना, मैं अगर मुझे किसी के चरण पकड़ने हैं, छूने हैं, तो मेरी जनता होगी। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नरसिंह।